जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं आपका होस्ट हिंदी का दोस्त मिस्टर राजा सर। तो आज आपने बिल्कुल ही परफेक्ट वीडियो पे क्लिक करा है। आज हम लोग इस वीडियो में गादखान चैप्टर 1 बातचीत का सारांश देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? सारांश, जो कि एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो फटाफट बिना डिले के आज का क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज आपको बता दे, ये हमारे इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। ये वीडियो सेकंड पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया गया है। अब जाइए और वो है लेखक परिचय, उस चीज को आप एंजॉय करिए और वहां से जो है आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा हेल्प करेगा, आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में इस चैप्टर का। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज सारांश देखने वाले हैं। लेकिन सारांश में अक्सर जो है हमारे ऑफलाइन के बच्चे हैं वो सवाल करते हैं कि सर अगर खुद से सारांश लिखना हो तो क्या और कैसे करें। तो इसके लिए जो आपको करना है, अगर खुद से लिखना चाहते हैं तो आपको बस कहानी के अंत में जो सवाल पूछे जाते हैं स्टोरी बुक में, जहां जहां से सब्जेक्टिव सवाल पूछे गए हैं उस वाले लाइन को उठाइए और अपने समरी में ऐड कर दीजिए। जहां जहां से ऑब्जेक्टिव पूछा है उस चीज को आप वहां ऐड कर दीजिए, आपका समरी जो है तैयार हो जाएगा। और वो भी ध्यान रखना है सीरियल वाइज। ठीक है, जहां जहां से सब्जेक्टिव पूछा है वहां से आप उस लाइन को अपने सारांश में ऐड करते जाइए और शुरू से लेकर अंत तक जो इंपॉर्टेंट बात उसमें बताई गई है वो सब इसमें आना चाहिए। चलो तो हम लोग शुरू करते हैं सर सारांश। चलिए तो फटाफट सर इस चीज को शुरू करने से पहले आप बताएंगे कि जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं बातचीत चैप्टर के लेखक कौन है? बातचीत चैप्टर के लेखक कौन है? चलिए तो बातचीत चैप्टर का लेखक कौन है सर? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत चैप्टर का लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। एक चीज और, बातचीत निबंध है कि ललित निबंध है कि नाटक है? तो जवाब क्या देंगे? ललित निबंध। बातचीत कौन सी विद्या की रचना है? ललित निबंध है। क्या सर? ललित निबंध। चलिए इनका जन्म कब हुआ था सर? तो इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अब आइए निधन, शॉर्ट इंट्रोडक्शन यानी परिचय करने वाले हैं। चलो तो निधन कब हुआ था सर? तो निधन इनका हुआ था 20 जुलाई 1914। इनका निधन कब हुआ था? 20 जुलाई 1914। चलिए तो हम लोग सारांश शुरू करते हैं। प्रस्तुत ललित निबंध, बाबू ये कैसा निबंध है? ललित निबंध है। कैसा निबंध? ललित निबंध। बातचीत चैप्टर को कौन सी विद्या की रचना कहा जाता है? तो ललित निबंध। क्या कहते हैं? ललित निबंध। कहता है प्रस्तुत ललित निबंध बातचीत के लेखक महान पत्रकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट बातचीत के निबंध के माध्यम से मनुष्य की ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। लेखक इस चैप्टर में बता रहे हैं कि अगर आपको बोलने की कला मिला है, स्पीकिंग पावर भगवान ने आपको दिया है, आप बोल पा रहे हैं जैसे हम बोल पा रहे हैं, तो इसका सही इस्तेमाल क्या है इसके बारे में पूरे चैप्टर में बताया जाएगा। राइट, तो लेखक कहते हैं बालकृष्ण भट्ट निबंध के माध्यम से मनुष्य की ईश्वर द्वारा दी गई यानी भगवान ने जो हमें दिए हैं वाक शक्ति, उसका सही इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है ये इस चैप्टर में बता रहे हैं। महान लेखक यानी हमारे बालकृष्ण भट्ट बताते हैं कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो, अगर हम में वाक शक्ति मतलब अगर हम नहीं बोल पाते तो यानी गूंगे होते तो, हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। लेखक कहते हैं कि मान लीजिए कि अगर आप गूंगे होते तो इस सृष्टि का क्या हाल होता? सारे लोग गूंगे प्रतीत होते हैं। वो कहते हैं कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति नहीं होती यानी वो गूंगे हो जाते हैं तो हम नहीं जान पाते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। चलिए ये है पहला पैराग्राफ। एक चीज और सर, ये आप जो देख रहे हैं ये 3 पैराग्राफ में किया हुआ है और आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी सारांश किसी चैप्टर का आप लिख रहे हैं तो आपको क्या करना है? 3 पैराग्राफ पे मेंशन करना है।
ये 3 पैराग्राफ इसलिए कह रहे हैं हम कि ताकि आपको पता चलेगा कि हमको फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखना है, सेकंड पैराग्राफ में हमको क्या लिखना है और थर्ड पैराग्राफ में हमको क्या लिखना है। इससे बंटवारा हो जाता है और बंटवारा होने से क्या होता है कि हम माइंड सेट कर पाते हैं कि फर्स्ट वाले में हमको इतना चीजें लिखना है, सेकंड वाले में हमको ये बातें लिखना है और थर्ड में हमको ये बातें लिखना है। और एक होता है कि एकदम कहानी के जैसा लिखा हुआ एक पैराग्राफ में, उसमें कोई पैराग्राफ में एक ही पैराग्राफ पूरा लिख दिया, तो वो उसमें क्या होता है कि कभी कभी बातें जो है शुरू से अंत तक आती नहीं है, नीचे वाली बात ऊपर चला गया, ऊपर नीचे बात जो है हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है किसी भी चैप्टर का अगर आप सारांश लिख रहे हैं तो उसको आपको 3 भाग में बांट देना है ताकि आपको माइंड सेट हो जाए कि फर्स्ट में हमको क्या लिखना है, सेकंड में क्या लिखना है और थर्ड में क्या लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पैराग्राफ हम लोग देखें अभी, जहां बताया जा रहा है कि भगवान के दिया हुआ एक अनमोल वस्तु है, अनमोल रत्न है वाक्य शक्ति, और इसका हम सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं ये लेखक इसमें बता रहे हैं। और बताते हैं कि अगर हम में वाक्य शक्ति नहीं होती तो हम नहीं जान पाते कि हमारे धरती का, सृष्टि का, संसार का क्या हाल होता है। सेकंड पैराग्राफ, लेखक बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं। बालकृष्ण भट्ट जो हैं बातचीत करने के अलग अलग तरीके बता रहे हैं भाई, जैसे 2 बूढ़ी बतियाती है, 2 सखी सहेली बतियाती है, 2 बूढ़े लोग भी बतियाते हैं, 2 स्कूल के बच्चे भी बतियाते हैं, कई तरीके बताते हैं। वे बताते हैं कि जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, उसी प्रकार बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता है। जिस तरह से हम लोग खाते हैं, पीते हैं, चलते फिरते हैं, जिससे हमारा लाइफ जो है हैप्पी फुल रहता है, आनंदमय रहता है, उसी तरह से अगर आपका जीवन आनंदमय बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने की जरूरत है, तो उसी तरह से आपके जीवन में एक चीज का और अहमियत है, इंपॉर्टेंस है, वो है वाक्य शक्ति। तो जिस तरह से मनुष्यों में खाने पीने चलने फिरने की आवश्यकता है, उसी तरह से वाक्य शक्ति की भी उतना ही आवश्यकता है। चलिए आगे, हमारे मुंह में जो कुछ भी मवाद या धुआं जमा रहता है, हमारे मुंह में जो कुछ भी मवाद या धुआं जमा रहता है, वो बातचीत के माध्यम से क्या होता है सर, भाप बनकर मन से बाहर निकल पड़ता है। लेखक कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर जो कुछ भी द्वेष, ईर्ष्या, दिल की बात, मन की बात जमा रहता है, वो बातों में बात करते करते बतियाते बीच बीच में क्या होता है कि वो निकल पड़ता है। तो कहते हैं कि हमारे मुंह में, हमारे शरीर में, हमारे मन में जो कुछ भी मवाद या धुआं का मतलब होता है हमारे अंदर की दिल की बात या भड़ास, हमारे दिल की बात या भड़ास को कहते हैं मवाद या धुआं जमा रहता है। वो बातचीत के माध्यम से कौची होता है, भाप बनकर बतियाते बतियाते निकल पड़ता है। जैसे बोलते हैं ना, बतियाते बतियाते मुंह से निकल गया। कभी अक्सर आप नोटिस किया होंगे कि 2 दोस्त बतिया रहे हैं और उसको ये बात नहीं बताना था, लेकिन बातों में निकल गया। ठीक है, वही चीज होता है कि अंदर जब 2 आदमी जब बैठकर बतियाते हैं तो बातों में बहुत सारी जानकारियां मिलता है। इससे हमारा चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है। और जब हम बतियाते हैं अपने दोस्तों के साथ, परिवारों के साथ, अपना प्रॉब्लम शेयर करते हैं, है ना, तो वो क्या होता है, हमारा चित्त यानी शरीर हल्का हो जाता है। क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। स्वच्छ यानी साफ सुथरा हो जाता है, एकदम आराम सा महसूस होगा, रिलैक्स सा। जैसे डिप्रेशन में हो, टेंशन में हो और दोस्त को बुलाओ, 10-15 मिनट बात करो, उसको शेयर करो कि तुम्हारे लाइफ में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद तुमको रिलैक्स फील होगा। जब आप ये बातें उनको शेयर करोगे तब तो हमारा चित्त यानी शरीर और मन जो है स्वच्छ और हल्का महसूस होता है, बहुत ही आराम महसूस होता है। ऐसा आप नोटिस किए होंगे कभी। हमारे जीवन में बातचीत का भी एक खास तरह का क्या है, मजा है। बिल्कुल, बात में ही लोग इंटरटेन भी होते हैं। बातचीत करने का एक मजा ही है भाई। जैसे अगर आप बोरिंग फील कर रहे हैं
तो अपने मजाकुआ दोस्त के बुलाओ और उसके साथ बैठ करके खूब बतियाओ, ठीक है। ये देखो अपनी जो बातों से आपको कितना इंप्रेस करता है। चलो, इससे हमारा चित्त हल्का हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। हमारे जीवन में बातचीत का भी एक खास तरह का क्या है, मजा है। बिल्कुल है भाई। यही नहीं, भट्ट जी ये भी बताते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबू, एकदम परफेक्ट बात बताया गया है चीज कि भट्ट जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है जी। तो अगर कोई व्यक्ति चुपचाप है तो आप पता नहीं कर पाइएगा गुण अवगुण कितना जानता है कितना वो नहीं जानता है। तो जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है, उसके अंदर का जो है ना वो अच्छाई बुराई प्रकट नहीं होता है। महान विद्वान बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का सही साक्षात्कार होता है। बेन जॉनसन का कहना है, कोई कहना है सर कि जब आदमी बोलता है ना तब जान पड़ता है कि व्यक्ति कितना अच्छा है, कितना नॉलेजेबल है, कितना बुद्धि है उसका, ठीक है। तो सही रूप का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार का मतलब होता है बाबू मुलाकात। क्या होता है सर, मुलाकात। कहाँ गए भाई, तो कहता है मनुष्य के रूप का सही साक्षात्कार होता है, सही मिलान होता है। मिलना, साक्षात्कार होना मतलब सही रूप का मिलना पता चलता है, हो पाता है। और एडिसन साहब के भी क्या कहना है भाई, इसमें बेन जॉनसन के मत दिए गए हैं, एडिसन साहब के मत दिए गए हैं, ठीक है। तो बेन जॉनसन का कहना था कि मनुष्यों के बोलने से जो है सही रूप का साक्षात्कार होता है। और एडिसन साहब को क्या बोलना था सर, इनका कहना था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में हो सकती है। कितने व्यक्तियों के बीच, दो व्यक्तियों के बीच। एडिसन साहब का कहना है कि अगर सही मायने में अगर बातचीत करना है, ठीक है, तो दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। और बेन जॉनसन का क्या कहना था, इनका कहना था कि बातचीत से ही मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार होता है, मुलाकात होता है, एक सही फेस चेहरा हमें पता चलता है, उस व्यक्ति का असली चेहरा पता चलता है बातचीत से, बतियाने से। और एडिसन का क्या कहना था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच होती है। आगे आइए, वे कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमौल है। 4 से अधिक के बातचीत को राम रमौल, सुनना ध्यान से भाई, राम रमौल, राम रमौल है ना। तो राम रमौल जो है 4 से अधिक के बातचीत को कहते हैं। जब लोग 4 या 4 से अधिक बैठ करके बतियाते हैं तो उसको कहते हैं राम रमौल, जिसमें कोई भी अर्थपूर्ण बातें नहीं होती है। दिल बहलाओ, मन बहलाओ, इंटरटेनमेंट, जो गप्पे सप्पे होते हैं ना वो ऐसे ही चल रहे हैं, वो होते हैं राम रमौल। 4 से अधिक की। यूरोप के लोग में बातचीत का हुनर है। यूरोप के लोग में बातचीत का क्या है, हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है सर, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, पहले ये समझिए कि ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में पाया जाता है, तो यूरोप के लोगों में। कहाँ के लोगों में, यूरोप के लोगों में। यूरोप वाले जो निवासी हैं उनमें एक हुनर पाया जाता है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यानी कि बातचीत करने का उनमें कला होता है, बतियाने का उनमें एक कला होता है, उसी को कहा गया है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। क्या सर, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। चलो, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है सर, तो ये बातचीत करने का एक ऐसा कला होता है जिसमें व्यक्ति जो है अपनी बातों को, अपनी क्या बोलते हैं उसको, अपनी बातों को या फिर अपनी भावनाओं को चतुराई के साथ, ठीक है, अपने भावनाओं को या बातों को अपनी चतुराई के साथ दूसरे के सामने छोड़ता है, रखता है, ठीक है। चलिए, चलो, यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है, जिसे क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। यूरोप के लोगों में बातचीत करने का एक हुनर है, जिसे क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। कहाँ के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन पाया जाता है, तो यूरोप के लोगों में। ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन होता क्या है सर, ये बातचीत करने का एक ऐसा कला होता है जिसमें अपनी बातों को, प्रसंगों को बड़े ही चतुराई के साथ छोड़ना होता है,
लोग जो है दूसरे के सामने बड़ी चतुराई के साथ छोड़ते हैं, जिससे सुनने वाले को ना बड़ा आनंद आता है, मजा आता है, वो हर्टेड नहीं होते हैं, उसको बुरा नहीं लगता है। और ये कला यूरोप के लोगों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, जिसे कहते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। हमारे क्या भी कुछ विद्वान हैं, कुछ आर्टिस्ट हैं जिनमें आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन पाए जाते हैं, जैसे कपिल शर्मा। वो भी अपनी बातों को ऐसा फ्रैंकली रखते हैं कि करेंगे आपका शिकायत, लेकिन आपको बुरा नहीं लगेगा, आपके चेहरे पे स्माइल आएगा उनकी बातों से। मालती है, भारती हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ, मालती और हर्ष, मालती और मालती, भारती, मालती नहीं भारती, मालती, मालती कौन थी? मालती तो थी भाई अर्धनारीश्वर पाठ की, है ना, नायिका। अच्छा, तो कपिल शर्मा हैं, वो भी हमारे भारत के ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन खूब पाया जाता है। वो भी अपनी बातों से लोगों को हंसाते हैं, वो अपनी बातें इस तरह से रखते हैं कि लोग हर्टेड नहीं होते हैं। अक्सर आप उनको शो में देखेंगे, जो भी सेलिब्रिटी आते हैं उनको वो मजाक करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन फिर भी उन लोग बुरा नहीं मानते, उनका मजाक होता है। और इसके अलावा और भी हैं, भारती और हर्ष, वो भी ऐसे कॉमेडियन हैं जो अपनी बातों से लोगों को हंसाते हैं, अपनी बातों को इस तरह से रखते हैं कि लोग बुरा नहीं मानते हैं, उसे कहते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। चलिए आगे आते हैं सर। बातचीत का उत्तम तरीका यह मानते हैं कि हम वह शक्ति पैदा करें कि अपने आप से बातचीत कर लिया करें। ध्यान देना, यहां से ऑब्जेक्टिव सवाल भी पूछा हुआ है कि लेखक के अनुसार बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है। तो इनके अनुसार इनका कहना है कि हम अपने अंदर एक ऐसी शक्ति उत्पन्न करें, एक ऐसा शक्ति बनाएं जिससे हम खुद से बातचीत कर ले, अपने आप बातचीत कर लिया करें। और इसी को हमने एक शब्द में कहा है आत्मवार्तालाप। यानी कि लेखक के अनुसार बातचीत करने का उत्तम तरीका जो है वह है आत्मवार्तालाप, जिसमें लोग खुद से बातें करते हैं। ये खुद से बातें यानी आत्मवार्तालाप कैसे होता है? आप इमेजिन करिए कि आप घर में जो है अकेले हैं, घर में क्या है, अकेले हैं, कोई नहीं है, और कोई चीज आपको ढूंढना है, ठीक है, कोई चीज आपको ढूंढना है, तो आप कभी अपने रूम में ढूंढते हैं, अगर वहां नहीं मिला तो आप खुद से फिर सवाल करते हैं, लगता है मम्मी रखी होंगी किचन में, वहां जाते हो, वहां देखोगे वहां भी नहीं मिला, फिर आपको दिमाग कहेगा खुद से कि लगता है मम्मी जो है ना बरामदा में टेबल पे रख दी है या फिर अलमारी में रख दी है। इस तरह से हम लोग जो है खुद से अपने आप से सवाल जवाब करते हैं, इसी को आत्मवार्तालाप कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मवार्तालाप। चलो, तो लेखक के अनुसार बातचीत करने का जो है कहते हैं कि बातचीत भट्ट के सबसे उत्तम तरीका, बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका क्या मानते हैं? वह शक्ति पैदा करे कि अपने आप से बातचीत कर लिया करे। अतः बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत सभी निबंधों में से बेहतरीन निबंध है। क्या है? सभी निबंधों में से बेहतरीन निबंध है। ये जो आपको दिख रहा है ना, पता है क्या ये क्वेश्चन बैंक को खंगोला गया है। बातचीत निबंध का, ललित निबंध का ये जो सारांश है कब कब पूछा गया है? 2025 के सभी पेपर के नेट में आया था, नेट में, इंटरनेट पे जो आते हैं सवाल, इसमें पूछा हुआ है। इसी बार 2025 में जो इस बार एग्जाम हुए, सेंटर पे एग्जाम होने से पहले आपका इंटरनेट पे हर एक विषयों का एक एक सेट आता है, राइट। चलिए, अब 2023 के साइंस में, 2021 के साइंस वाला नेट में और 2009 के आर्ट्स वाला पेपर में पूछा हुआ है। ये सवाल यानी कि ये जो है सारांश कब का पूछा है? ये सारांश जो है बाबू कब का पूछा है? 2025 के नेट में, 2023 के साइंस वाला पेपर में, 2021 के साइंस वाला नेट में और 2009 के आर्ट्स वाला पेपर में ये पूछा है सारांश। और अगर इस बार 2026 के एग्जाम में आपके सेंटर पे अगर पूछ दिया तो आप इसी तरह से 3 पैराग्राफ में बांट करके इस चीज को आप लिखेंगे, तब जाकर जो है चेक करने वाला
आपका कॉपी में 5 नंबर सारांश के लिए बैठाएगा दीर्घ उत्तरीय में। ठीक है, चलिए तो ये था सर सारांश। कैसे था? सारांश। चलिए तो ये था आज का क्लास। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी में व्यस्त रहिए। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फटाफट अपने दोस्तों के पास शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।